नमस्कार साथियों, आइए आज हम मुग़ल वंश को देखते हैं। देखिए, मुग़ल वंश से पहले जो दिल्ली सल्तनत का इतिहास है उसको मैंने अपलोड कर दिया है। और ये आपका जो मुग़ल वंश है इसको मैं मैप के सहारे बताऊंगा कहाँ बाबर था और वो उसका कैसे कैसे संघर्ष हुआ, उसका प्रारंभिक जीवन कैसा था, उसका भारत में राजनीतिक है ना व्यवहार कैसा है। तो इन सभी चीज़ों को मैं बाकायदा आपको बाय मैप आपको पढ़ाऊँगा। आपके दिमाग में सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी, आपको केवल वीडियो देखना है ना। तो चलिए देर नहीं करेंगे, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि मुग़ल वंश, मुग़ल वंश में जो मुग़ल शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। तो मुग़ल शब्द का अर्थ होता है बहादुर। मुग़ल शब्द का अर्थ क्या होता है? बहादुर। और मुग़ल वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? बाबर है ना। तो बाबर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर का पूरा नाम क्या है। बेसिकली हम आप क्या है कि बाबर को बाबर नाम से ही जानते हैं, इसका पूरा नाम क्या है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका क्या नाम था? पूरा नाम था। इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। अब देखिए, इसके पिता के संदर्भ में जानते हैं इसका पिता कौन है ना। तो इसके जो पिता हैं वो उमर शेख मिर्ज़ा हैं। केवल नाम से ही काम नहीं चलेगा, इसको जानते रहिए कि उमर शेख मिर्ज़ा तैमूर लंग के वंशज थे, है ना। ये वही तैमूर लंग है जो भारत में एक लुटेरे की तरह आया और भारत की बहुत सारी धन संपदा को लूट कर ले गया था। तो बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा ये तैमूर लंग के वंशज थे और इनकी माता कुतलुग निगार ये चंगेज खां की वंशज थी। आप जानते होंगे कि इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज आक्रमण का भय उत्पन्न हुआ था, है ना। और उसी चंगेज खां के वंशज से जुड़ी हुई हैं इनकी माता कुतलुग निगार। तो इतना जानते रहिए। अब देखिए, बाबर अपने आप को इन दोनों वंशजों में से किसका वंशज मानता है? तो बाबर इन दोनों में से अपने आप को तैमूर लंग का वंशज मानता है, यानी पिता जिस वंश के थे उसी वंश का ये अपने आप को बताने का प्रयास करता है, उसको परिभाषित करने का प्रयास करता है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना। अब देखिए, बाबर के जन्म से संबंधित बातों को देखते हैं। बाबर का जन्म ये 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। इसका डेट आप याद रख सकते हैं। आप जानते हैं 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे बनाया जाता है, तो उसी से आप इसको याद कर सकते हैं कि बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। अब ये बाबर शासक कब बना, है ना, कैसे शासक बनेगा? देखिए, इसके जो पिता है ना उमर शेख मिर्ज़ा जो कि तैमूर लंग के वंशज थे, इसके पिता एक रियासत थी फरगना रियासत, उस फरगना रियासत में ये शासक के रूप में थे। और इस उमर शेख मिर्ज़ा, कहने का मतलब ये बाबर जो है, बाबर के जो मामा थे उस बाबर के मामा का एक आक्रमण होता है और उसी आक्रमण में उमर शेख मिर्ज़ा यानी बाबर के पिता की मृत्यु होती है। और जब उनकी मृत्यु होती है उमर शेख मिर्ज़ा की, तब बाबर शासक बनता है। और जब पिता की मृत्यु होती है तो वो था 1494 ईस्वी। और 1494 ईस्वी में जब उमर शेख मिर्ज़ा मरे हैं तो बाबर 1494 ईस्वी में शासक बना। अब देखिए, 1483 में जन्म लिया था और 1483 में जन्म है, 1494 ईस्वी में क्या है शासक बन रहा है। कुल मिलाकर के जोड़ा जाए तो 11-12 वर्ष की उम्र रही होगी उस समय बाबर को शासक बनना पड़ा अपने पिता के स्थान पर, यानी फरगना में का वह शासक बना। अब देखिए, 12 वर्ष की उम्र में शासक तो बन गया है ना, लेकिन अब 12 वर्ष की उम्र में जब ये शासक बना ना, त्यों इसने अभियान भी शुरू कर दिया। ये 1494 ईस्वी में ही ये बाबर समरकंद पर प्रारंभ में अभियान शुरू करता है। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं मैप में थोड़ा सा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फरगना रियासत हुआ करती थी और यहीं से यहाँ पर क्या है समरकंद था। क्या था? समरकंद, है ना। और यहीं से यहाँ पर क्या है काबुल है, ये क्या है काबुल है। और यहीं से यहाँ पर गजनी है, क्या है गजनी है। और यहाँ आएंगे, हाँ बस इतना पहले जानते रहिए, उसके बाद आवश्यकता अनुसार मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये क्या है, ये आपका फरगना है ना। यहीं पर क्या था शासक के रूप में बाबर था। और ये आपका उज़्बेकिस्तान, जहाँ पर आज उज़्बेकिस्तान मैप देखोगे वर्ल्ड मैप में उज़्बेकिस्तान जहाँ पर है, उसी उज़्बेकिस्तान में समरकंद था। और ये बाबर जब यहाँ फरगना का शासक बना तो वो अपने अति इच्छित स्थान समरकंद को बार बार प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। देखिए,
1494 में शासक बना है 12 वर्ष की उम्र में, और इसी 12 वर्ष की उम्र में 1494 ही ईस्वी में समरकंद पर प्रारंभिक अभियान शुरू करता है, और 1494 में ही ये अभियान करता है, लेकिन क्या होता है, असफल हो जाता है ना। यहाँ से फरगना से समरकंद को पाने का प्रयास करता है 1494 में, लेकिन असफल हो जाता है। पुनः 3 साल बाद 1497 ईस्वी में 1497 ईस्वी में बाबर पुनः इस समरकंद को पाने का प्रयास करता है और पा भी जाता है। यहाँ पर शासन भी 100 दिन तक करता है, लेकिन 100 दिन के बाद उसको वहाँ से भागना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये समरकंद में जो शासक था वहाँ पर उज़्बेक नेता हुआ करते थे, जिनका नाम था सैवानी खां और अब्दुल्ला खां। ये सैवानी खां और अब्दुल्ला खां काफ़ी सक्रिय हो गए, और सक्रिय हो जाने की वजह से बाबर को यहाँ से छोड़ करके पुनः अपने फरगना रियासत वापस आना पड़ा। तो एक बार 94 में असफल, फिर 97 में 100 दिन के लिए शासन किया, फिर 1501 में पुनः आक्रमण करता है बाबर इसी समरकंद पर, और 1501 में आक्रमण करके जीत लेता है पुनः, और 8 माह तक शासन करता है ना। 8 माह तक शासन कर पाता है। उसके बाद उज़्बेक नेता जो सैवानी खां और अब्दुल्ला खां थे, है ना, उन लोगों ने इस बाबर को पुनः खदेड़ दिया। तो यहाँ से बाबर पुनः फरगना वापस आ गया, है ना। और आगे चल करके अब बाबर यहाँ से सोचता है कि देखिए 3 दफ़ा हो चुका है, 3 दफ़ा बाबर ने समरकंद पर आक्रमण किया, 1 बार हारा, 2 बार जीता। पहली बार हारा, 2 बार लगातार जीता है। 94 में हारा और 1497 में 100 दिन तक के लिए शासन किया। 1501 में 8 माह के लिए शासन किया। उसके बाद 1504 ईस्वी में वो सोचता है कि इधर ना आक्रमण करके अब मैं इधर आक्रमण करूं, और इधर आक्रमण किया। काबुल और गजनी इन दोनों क्षेत्रों को ये जीत लेता है। अब उसको अनुभव थोड़ा सा हुआ, उसको ये अनुभव हुआ कि समरकंद को जीत पाना कितना मुश्किल है, लेकिन इधर आपका काबुल और गजनी इन सबको जीत पाना कितना आसान है। इसको इस चीज़ का आइडिया मिल गया, लेकिन फिर भी उसका जी नहीं माना, है ना। उसका अति इच्छित था, अति इच्छित मतलब बहुत ज़्यादा उसकी इच्छा थी समरकंद पर शासन करने की। उसने पुनः क्या किया, पुनः ये देखिए 1504 ईस्वी में तो ये काबुल और गजनी को जीत लिया था, और वहाँ पर जब जीत लिया था ना, काबुल और गजनी को जीता है, तब इसने बादशाह की उपाधि धारण की, और ये पहली बार किसी मुग़ल ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार बादशाह की उपाधि किसने धारण की थी, तो वो है बाबर, है ना। अब देखिए इसको जीत लेने के बाद पुनः उसका जी नहीं मानता है समरकंद को पुनः प्राप्त करने की इच्छा में 1512 ईस्वी में पुनः समरकंद पर अधिकार करता है, और 8-9 माह तक वो पुनः शासन करता है। यानी 12 में आक्रमण करके जीता है, और 1513 यहाँ पर रहेगा ना, ये 1512 में समरकंद पर अधिकार किया है, और 1513 ईस्वी में क्या है कि पुनः 1513 ईस्वी में पुनः उसको ये समरकंद छोड़ करके भागना पड़ जाता है। और अब वो समझ गया कि समरकंद को जीत पाना बड़ा मुश्किल है। उसने अब क्या किया, पूरी शक्ति के साथ, देखिए ये सब काबुल और गजनी तो जीत ही चुका है ना। अब वो पूरी शक्ति के साथ यहाँ से भारत की तरफ यानी इस तरफ आने का वो दृढ़ निश्चय करता है ना। तो अब वो इधर भारत की तरफ बढ़ने का प्रयास किया। तो अब यहीं से शुरू होता है बाबर का भारत पर प्रारंभिक अभियान। तो देखिए 1519 ईस्वी में, है ना, यहाँ से ये भारत की तरफ अभियान करता है। यहीं पर जहाँ आज के डेट में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, वहीं पर बाजौरा और भेरा नामक स्थान है। यहाँ पर बाबर ने आक्रमण किया और इस बाजौरा और भेरा को जीत लिया पहली बार, है ना। पहला आक्रमण देखिए, 4 बार समरकंद पर आक्रमण कर चुका है, 4 बार ये भारत में छोटा छोटा आक्रमण करेगा। पहली बार इसने 1519 ईस्वी में बाजौरा और भेरा पर आक्रमण किया। अगली दफ़ा आगे कुछ और बढ़ा है, 1519 में पेशावर को जीत लिया बाबर ने। आगे चल करके इसका 1520 में, देखिए 1519 में 2 बार आक्रमण किया है। पहली बार बाजौरा और भेरा को जीत लिया, 1519 में पुनः पेशावर को जीत लिया। फिर 1520 में आगे चल करके पंजाब, देखिए कुछ है भाग पंजाब का आज के डेट में पाकिस्तान में, और पूर्वी पंजाब जो है वो हमारे भारत में है, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में पड़ा है। तो इधर वाला जो क्षेत्र है जो पाकिस्तान में इंडिकेट मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये भी क्या है, पंजाब ही है।
तो इसने क्या किया, आधा पंजाब तो लगभग जीत ही लिया और सियालकोट को जीत लिया। 3 बार हो चुका और चौथी बार में इसने पूरा पंजाब और लाहौर का क्षेत्र इसने जीत लिया। यहीं पर लाहौर पड़ता है और ये सब पूरा पंजाब, थोड़ा सा आज के डेट में ये भारत में पूरा पंजाब लेंगे तो भारत में भी आ जाएगा, है ना। तो 1524 में पूरा पंजाब और लाहौर जीत लेता है। इस तरह से ये बाबर यहाँ से देखिए काबुल तक, काबुल और ये फरगना ये सब का शासक हो ही चुका था। यहाँ से इसने 4 बार, है ना, 4 बार आक्रमण किया। ये 1519, पुनः 1519, 1520 और 1524, 4 बार छोटा छोटा आक्रमण करके यही चारों स्थान है ना। 4 बार छोटा आक्रमण करके ये भारत की राजनीतिक स्थितियों को जानने और समझने का प्रयास किया और उसको इस चीज़ का आभास हुआ कि भारत में शासन करना, मतलब इन सभी क्षेत्रों में जो शासन करना है ये आसान है। क्यों? और यहाँ पर अधिकार करना भी आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो शासक लोग हैं वो आपसी संघर्ष में लगे पड़े हैं, है ना। अगर हम किसी शासक पर आक्रमण करते हैं तो उस शासक का दूसरे शासकों से संघर्ष है, इस वजह से उसकी कोई मदद नहीं करेगा क्योंकि वो आपस में ही संघर्ष कर रहे हैं, है ना। तो इस वजह से इसको लगा कि भारत में आक्रमण करके भूभाग को कब्जा किया जा सकता है, वहाँ पर शासन स्थापित किया जा सकता है। अब हुआ क्या ना, वो सोच रहा था इस तरह से कि उसको न्योता भी मिलने लगा। बाबर के आक्रमण के समय भारतीय शासक आपसी संघर्ष में बिखरे थे। एक ये पॉइंट उसके लिए प्लस में था कि यहाँ पर आपसी संघर्ष था, अतः आक्रमण किया जाए तो कोई किसी का सहयोग नहीं करेगा और उसको आसानी से जीता जा सकता है। और दूसरा प्लस पॉइंट इसको ये मिल गया कि इब्राहिम पर आक्रमण का न्योता उसको मिल गया। इब्राहिम लोदी के चाचा थे, है ना, उनका नाम आलम खां लोदी था और यहाँ पंजाब वाले क्षेत्र में सूबेदार के रूप में था दौलत खां लोदी। इन दोनों ने बाबर को भारत पर आने का आक्रमण दिया। मतलब भारत में जो केंद्र में, यहाँ पर केंद्र दिल्ली में शासन था लोदी का, इब्राहिम लोदी का, है ना, इब्राहिम लोदी का शासन था। इसी इब्राहिम लोदी के ऊपर बाबर आए, आक्रमण करे, इस चीज़ का न्योता मिला किसके द्वारा? इब्राहिम लोदी के लोगों द्वारा। इब्राहिम लोदी के चाचा का नाम था आलम खां लोदी और इब्राहिम लोदी ने एक सूबेदार नियुक्त किया था पंजाब में जिसका नाम था दौलत खां लोदी। ये दोनों लोग इब्राहिम लोदी से काफ़ी नाखुश थे, है ना, इसके व्यवहार को लेकर के, क्योंकि इसका जो व्यवहार था वो थोड़ा सा कर्कश व्यवहार था। उसी व्यवहार से दोनों दुखी हुए और दोनों ने न्योता दे दिया बाबर को कि आप बाबर भारत में आक्रमण करे, हम उसका क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। लेकिन फिर भी बाबर को थोड़ा बहुत हिचकिचाहट हो रहा था किस चीज़ को लेकर के कि बाबर ने 4 छोटे छोटे आक्रमण करके इस भारत की स्थिति को जानने का प्रयास किया। तो उसको लगा था, क्योंकि उसने अपने उस पुस्तक में जो इसकी आत्मकथा है बाबरनामा पुस्तक में उसने ये लिखा है कि इब्राहिम लोदी उतना शक्तिशाली नहीं था जितना कि राणा सांगा था, है ना। तो उसको ये आभास हुआ था कि राणा सांगा जो है उससे मुकाबला कर पाना कठिन है। इब्राहिम लोदी को तो हराया जा सकता है, लेकिन वहीं बगल में क्या है, मेवाड़ है और वहाँ पर शासक कौन है, राणा सांगा है। अतः मैं आक्रमण करूँगा तो राणा सांगा भी मुझको रोकने का प्रयास करेगा और राणा सांगा काफ़ी ताकतवर है। इस वजह से वो थोड़ा सा भयभीत था। लेकिन बाद में क्या हुआ ना कि राणा सांगा ने भी उसको आश्वासन दिया कि आप आक्रमण करो, है ना, ये जो इब्राहिम लोदी है इस पर आप आक्रमण करो या ना करो, उससे मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप आक्रमण करोगे तो हम नहीं रोकने वाले हैं। तो इस तरह से ये बाबर आश्वस्त हो जाता है कि इब्राहिम लोदी पर अगर हम आक्रमण करें तो राणा सांगा इब्राहिम लोदी का साथ नहीं देगा। तो उसने क्या किया, भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया और ये 4 बार छोटे छोटे आक्रमण कर चुका था। 5वें आक्रमण का जो नतीजा निकला वो पानीपत का प्रथम युद्ध निकला। तो इतना सब कुछ होने के बाद अब आएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, है ना। तो अब यहाँ पर पानीपत के प्रथम युद्ध के आगे के इतिहास को लेकर आ रहा हूँ ना। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो कि समझने लायक हैं और समझ लिया जाए तो ये अस्थायी रूप से आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। तो आपको वीडियो छोड़कर भागना नहीं है ना। तो चलिए देखते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध को। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था और इस पानीपत के
प्रथम युद्ध से कुछ खास पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो इसको देखिए कि ये पानीपत का जो युद्ध है ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। आप जानते हैं कि इधर से बाबर आ रहा था और ये केंद्र में जो दिल्ली है, दिल्ली में लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी था। तो इधर से बाबर और इधर से लोदी, और दोनों के द्वारा इसी पानीपत के मैदान में, यहीं पर पानीपत का क्षेत्र पड़ता है और यहीं पर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। हार होने का कारण क्या है, इसको बाकायदा आपको समझना पड़ेगा। देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में ना बाबर की तरफ से पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया गया। इसके पहले तोप का प्रयोग युद्धों में नहीं हुआ था कभी भारत में, लेकिन जब बाबर ने तोप खाने का प्रयोग किया, इससे इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वो एकदम तितर बितर हो गई, एकदम कहने का मतलब बौखला सी गई, है ना। और इस पानीपत के इस प्रथम युद्ध में जब तोप खाने का प्रयोग हुआ, साथ ही साथ बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। ये तुगलमा युद्ध नीति भी क्या है ना कि एक ऐसी नीति थी जिससे ये भारत में जो शासक इब्राहिम लोदी था ये उससे अवगत नहीं था, ना ही उसकी सेना इन सभी चीज़ों से अवगत थी। तो इन दोनों नई चीज़ों को देख करके बड़ा ही आश्चर्य हुआ और बाबर की एक छोटी सी सेना, कहा जाता है कि 12,000 की सेना थी और इब्राहिम लोदी की 1 लाख की सेना थी, लेकिन बाबर अपने 12,000 सैनिकों के साथ इब्राहिम लोदी के 1 लाख सैनिकों को पराजित कर देता है, वो भी बहुत ही कम समय में। ऐसा भी कहा जाता है कि सुबह सुबह युद्ध शुरू हुआ था और दोपहर जाते जाते इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और बाबर जीत जाता है। कारण क्या था, यही तोप खाने का प्रयोग और तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग। इसके साथ ये भी जानते रहिए कि तोप खाने का प्रयोग यानी तोप खाने को चलाने के लिए उसके सेना में 2 निशानेबाज हुआ करते थे, 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। इनको भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वो दोनों निशानेबाज का नाम था उस्ताद अली कुली और उस्ताद मुस्तफ़ा। ये दोनों निशानेबाज तोप खाने का प्रयोग और बंदूकों का प्रयोग करके युद्ध को बहुत ही सरल बना दिए थे और बाबर की उसमें जीत करा दिए थे। इब्राहिम लोदी का जो साथी था उसका नाम था विक्रमाजीत, है ना। दोनों ही इब्राहिम लोदी का साथ दे रहा था विक्रमजीत, और ये विक्रमजीत यहाँ पर ग्वालियर पड़ता है। आज के डेट में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में है। यहीं पर क्या है, ग्वालियर के शासक विक्रमजीत, जो कि विक्रमादित्य के नाम से शासन करते थे, उन्होंने इब्राहिम लोदी का साथ दिया था और ये इब्राहिम लोदी और विक्रमजीत ये दोनों ही युद्ध स्थल पर मारे गए थे। यहाँ से एक बढ़िया क्वेश्चन ये बनता है कि पूरे मध्यकालीन भारत में यही इब्राहिम लोदी पहला शासक है जो युद्ध स्थल पर मारा गया। इसके पहले मध्यकालीन शासकों में कोई ऐसा शासक नहीं था जो युद्ध स्थल में ही मारा गया हो। अब देखिए, दोनों की पराजय हो जाती है। इब्राहिम लोदी भी मारा जाता है, विक्रमजीत भी मारा जाता है। और उस समय तो आप जानते हैं कि जब एक शासक किसी दूसरे शासक को पराजित कर लेता था तो वो पराजित हुए शासक के साम्राज्य से धन संपत्ति को लूट लेता था। तो उसी के सिलसिले में बाबर ने दिल्ली में लूटपाट मचाई और उसका पुत्र हुमायूं ग्वालियर के शासक विक्रमजीत के यहाँ लूटपाट मचाई। कहने का मतलब इन सभी क्षेत्रों में युद्ध जीत लेने के बाद इन दोनों ने धन संपत्तियों को लूटा, और धन संपत्तियों को लूटा तो हुमायूं उसी ग्वालियर के शासक विक्रमजीत थे, उन्हीं के परिवार वालों के यहाँ से सबसे पहली बार कोहिनूर हीरा को वो प्राप्त किया। तो हुमायूं ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से ये कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ऐसा कहा जाता है कि, है ना, कि बाबर जो है वो ये पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद अपनी उदारता का परिचय दिया, और अपनी उदारता के परिचय में ये क्या किया, यहाँ से दिल्ली को तो जीत लिया लेकिन यहाँ से गया एक बार वापस काबुल, और काबुल में प्रत्येक काबुलवासी को 1-1 सोने का सिक्का दिया, है ना। और जिससे काबुलवासी बहुत खुश हुए और उन लोगों ने बाबर को तोहफे में क्या दिया, एक उपाधि दी। वो क्या उपाधि थी, कलंदर की उपाधि। तो इतने सारे पॉइंट हैं जो कि पानीपत
भारत के प्रथम युद्ध से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब चलिए देखते हैं खानवा का युद्ध, है ना। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था और ये किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। आप जानते हैं ये वाला जो पॉइंट है ये मेवाड़ है ना। यहाँ पर शासन किसका था? मेवाड़ के शासक उस समय राणा सांगा हुआ करते थे और राणा सांगा काफ़ी प्रबल शासक माने जाते थे। बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है और बताया है, उसमें कहा गया है कि बाबर ने ऐसा जिक्र किया है कि वो भारत में, अगर उत्तर भारत में की बात करें तो उत्तर भारत में उस समय जब वो दिल्ली में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के लिए आक्रमण किया था, उस समय इस उत्तर भारत में सबसे जो शक्तिशाली शासक था वो कौन था? ये राणा सांगा ही थे। तो राणा सांगा से बाबर को भय था, लेकिन राणा सांगा का सपोर्ट, देखिए राणा सांगा से बाबर को भय था, लेकिन लेकिन राणा सांगा इस इब्राहिम लोदी का साथ नहीं देंगे, इस चीज़ से वो आश्वस्त था। इसीलिए उसने क्या किया? यहाँ पर दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पर ये जो खानवा का युद्ध है इस राणा सांगा के और बाबर के बीच होता है। राणा सांगा से इसलिए होता है क्योंकि राणा सांगा ये सोचता था कि बाबर आएगा, जिस तरह से महमूद गजनवी, तैमूर लंग ये सब आक्रमणकारी आए थे, आक्रमण करके यहाँ की धन संपदा को लूट करके वापस चले गए थे, उसी तरह से ये बाबर भी आएगा, धन संपदा को लूटेगा और लूट कर वापस चला जाएगा और दिल्ली खाली हो जाएगी और उस दिल्ली पर ये राणा सांगा अधिकार कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर इस पर आक्रमण किया। इसने राणा सांगा ने आश्वासन दिया कि मैं इस इब्राहिम लोदी का साथ नहीं दूंगा। तो इस तरह से बाबर इस पर आक्रमण करता है, लेकिन इसके अनुसार बाबर को वापस चला जाना चाहिए था, लेकिन राणा सांगा के अनुसार बाबर वापस नहीं गया। इसलिए राणा सांगा को इब्राहिम लोदी से, बाबर से युद्ध करना पड़ा, है ना। तो बाबर और राणा सांगा के बीच यह युद्ध हुआ, इसमें राणा सांगा की पराजय हुई। आपको एक चीज़ ये बता दें कि जब दिल्ली की शासन सत्ता को बाबर ने प्राप्त कर लिया और उसको लगा कि अब मेरा मुकाबला राणा सांगा से होगा, तो बाबर ने जी जान से अपनी सेना को तैयार किया। अपनी सेना में इतनी ऊर्जा भरी, उन लोगों के अंदर इतना जोश जुनून भरा कि वो लोग राणा सांगा से अगर मुकाबला हो तो उसको बहुत ही मेहनत से, बहुत ही कड़ाई से उसका मुकाबला करें, है ना। क्योंकि वो जानता था कि ये राणा सांगा काफ़ी प्रबल, मजबूत, शक्तिशाली शासक है, इसलिए उसको हारने का भय था। इसलिए उसने इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में, बाबर ने जिहाद की घोषणा की। जिहाद की घोषणा का मतलब है इस्लाम की रक्षा में लड़ा गया एक धर्म युद्ध। जो युद्ध है ना राणा सांगा से हुआ, उस युद्ध को बाबर ने एक धर्म युद्ध बना दिया और मुसलमान सैनिकों को इस तरह से उसने उकसाया और कहा कि ये हमारे इस्लाम के हिफाजत के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है, अतः इस्लाम को जिंदा रखने के लिए या इस्लाम को और आगे पहुंचाने के लिए ये युद्ध लड़ा जा रहा है। अतः आप लोगों को अपना पूरा जान, अपनी पूरी ताकत लगा करके इस युद्ध को लड़ना है। तो इस तरह से उसकी सेना बहुत ज़्यादा चार्ज हो गई, है ना, और उसने अपनी सेना को लेकर के बाबर पर, इस राणा सांगा पर आक्रमण किया और राणा सांगा उस युद्ध में पराजित हो जाता है। अब देखिए, राणा सांगा जब युद्ध में पराजित हो गया तो बाबर ने क्या किया? गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि धारण करने का मतलब है काफिरों को मारने वाला। काफिरों का मतलब यहाँ पर ये जो राजपूत हैं, इन राजपूतों को मारने वाला कहा जाता है कि राजपूतों का उसने क्या किया? इस युद्ध में कई राजपूतों का गला काट करके एक ऊंचा सा टीला सा बना दिया था, इसीलिए उसने गाजी की उपाधि धारण की। और इस युद्ध के बाद देखिए, उसकी सेना में जो मुसलमान सैनिक थे बहुत ही मेहनत से युद्ध लड़े थे, उनको बहुत चार्ज करके उसने युद्ध में झोंका था। इसलिए युद्ध को जीत लेने के बाद उसने मुसलमानों को तगमा नामक कर से मुक्त कर दिया। अब चलते हैं अगले युद्ध की तरफ। देखिए, ये बाबर का जो 4 युद्ध है, पानीपत का ये 26 में, है ना, खानवा का 27 में, चंदेरी का 28 में और आगे चलेंगे घाघरा का 29 में। लगातार हर साल, है ना, 26, 27, 28, 29, है ना, तक ये युद्ध 4 युद्ध लड़ा, 4 साल में लड़ा। तो ये अगला युद्ध चंदेरी का युद्ध किसके बीच है? बाबर और मेदिनी राय के बीच है। इसमें मेदिनी राय की पराजय होती है। क्या हुआ था और मेदिनी राय कौन है
है ना, इसको जानते हैं। देखिए ये जो मेदिनी राय है ना, बाबर और मेदिनी राय वास्तव में राणा सांगा के द्वारा नियुक्त एक प्रतिनिधि था, जो यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है बुंदेलखंड है और यहाँ पर क्या है, मालवा है, इन दोनों के बीच में ही क्षेत्र था, है ना। तो इन दोनों के बीच में ही ये जो क्षेत्र था, यहाँ पर शासन कर रहा था मेदिनी राय, है ना। तो यहीं पर चंदेरी था और मेदिनी राय यहाँ पर शासन कर रहा था। और ये कौन था, ये जो राणा सांगा थे उनके द्वारा नियुक्त एक प्रतिनिधि था। तो इसके देखिए बाबर युद्ध जीत चुका था और उस युद्ध में जब राणा सांगा से उसका मुकाबला हुआ था तो राणा सांगा का साथ दे रहे थे ये मेदिनी राय, लेकिन राणा सांगा मारे गए, मेदिनी राय वहाँ से निकल गया, है ना, बच गया। तो वो यहाँ पर शासन कर रहा था। अतः बाबर ने इसको संदेशा दिया कि तुम आत्मसमर्पण कर दो, तुम युद्ध हार चुके हो। लेकिन मेदिनी राय इसको स्वीकार नहीं किए, क्योंकि मेदिनी राय जो थे ये भी एक राजपूत थे। इसलिए बाबर ने इनके ऊपर क्या किया, अभियान चलाया, दिल्ली से मेदिनी राय के ऊपर अभियान चलाया और बाबर और मेदिनी का युद्ध चंदेरी का युद्ध कहलाया, है ना। और मेदिनी राय की उसमें क्या हुई, पराजय हुई। और ये जो चंदेरी है ये है क्या, मालवा और बुंदेलखंड के बीच एक व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र था, है ना। और ये मेदिनी राय भी एक क्या है, राजपूत हैं, है ना। इनका भी मुकाबला टक्कर का होने वाला था। इसलिए इस युद्ध में भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा मतलब यही होता है, यहाँ पर मैंने बताया इस्लाम की रक्षा के लिए लड़ा गया एक धर्म युद्ध क्या कहलाता है, जिहाद कहलाता है। अब घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। ये युद्ध किसके मध्य हुआ था, बाबर एक साइड से था, दिल्ली यहाँ पर केंद्र में तो आ चुका था, यहाँ से बाबर था। और यहाँ पर आप देखेंगे, इधर मैप बनाने में थोड़ी सी जगह की कमी पड़ गई, यहाँ पर बिहार है और बंगाल है। तो बिहार और बंगाल दोनों जगहों की सेनाओं को लेकर के नेतृत्व कर रहा था महमूद लोदी। तो बाबर और महमूद लोदी के मध्य यह मुकाबला हुआ था। अब महमूद लोदी को जान लेते हैं कि ये महमूद लोदी है कौन। तो ये जो इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया, उस इब्राहिम लोदी का ये क्या था, भाई था। जब इब्राहिम लोदी यहाँ दिल्ली में शासन कर रहा था, उस समय ये महमूद लोदी इस बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र में शासन सत्ता को स्थापित करके वहाँ पर शासन कर रहा था। लेकिन जब से ये पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ, मारा गया, तब से ये महमूद लोदी छोटे छोटे अभियान करके केंद्र में स्थापित हुए बाबर को बार बार परेशान कर रहा था। लेकिन बाद में बाबर ने इसको एक अभियान के रूप में लिया और उसी अभियान का नतीजा था कि यहीं पर एक नदी घाघरा नदी बहती है। उस घाघरा नदी के तट पर बाबर और मेदिनी राय का मुकाबला हो ही जाता है और इस युद्ध में बाबर की जीत हो जाती है और महमूद लोदी की पराजय हो जाती है। देखिए जितना भी युद्ध बाबर लड़ा है, 4 युद्ध, पानीपत का, खानवा का, है ना, चंदेरी का और घाघरा का, इन सभी युद्ध में बाबर की विजय होती है। और ये विजय घाघरा के युद्ध में बाबर की जो विजय हुई, यह बाबर का यह अंतिम विजय था, है ना, क्योंकि ये युद्ध 6 मई 1529 को लड़ा गया था और बाबर की मृत्यु अगले ही साल, है ना, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हो जाती है। अब देखिए बाबर का जो ये भारत में आगमन है और आगमन के साथ साथ 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया है, उसके तहत ये पूरी तरह से साफ हो चुका था कि भारत में अब मुग़ल सत्ता पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी है और ये मुग़ल सत्ता अब पूर्ण रूप से स्थापित होकर के एक मजबूत स्थिति में आ चुकी है ना। तो बाबर की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए इसकी मृत्यु से भी कुछ बातें सामने आती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि बाबर इसलिए यह मृत्यु को प्राप्त हुआ क्योंकि बाबर भारत की जो पर्यावरण है, जो यहाँ की वायु है, उसके अनुकूल ये नहीं हो पाया, इस वजह से इसकी मृत्यु हुई। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही नशा करता था, इस वजह से इसकी मृत्यु हुई है। लेकिन इसकी जो पुत्री है ना, बाबर की पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम, हुमायूं की वो बहन थी। उसके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है हुमायूं नामा, उसमें ये जिक्र किया गया है कि बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी के माँ के हाथ की बनी खीर को खाने से हुआ था। तो अब देखिए बाबर को दफनाया कहाँ गया। बाबर ने आगरा में एक आराम बाग बनवाया था। आगरा के आराम बाग में ही बाबर को दफनाया गया। लेकिन
बाबर की इच्छा थी कि उसको काबुल में दफनाया जाए। उसकी इच्छा का पता कब चला, उसकी अपनी पुस्तक जो उसने अपनी आत्मकथा लिखी है ना, बाबरनामा या तुजु के बाबरी नाम से उसने अपनी आत्मकथा लिखी है। उस आत्मकथा में इसने ये बताया था कि मेरी इच्छा है कि मैं मरने के बाद मुझको कहाँ दफनाया जाए, काबुल में। तो जब जानकारी हुई तो लोगों ने क्या किया, आगरा के आराम बाग से उसकी अस्थियों को उठा करके ले गए और काबुल में इसको दोबारा दफनाया गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि बाबर को पहली बार कहाँ दफनाया गया था, है ना। तो बाबर को पहली बार आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था और बाद में उसको काबुल में दफनाया गया। अब देखिए बाबर से और कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। जैसे बाबर क्या था, एक तुर्की विद्वान था। बाबर एक तुर्की विद्वान था और इसने रिसाल ए उसज नाम की रचना की। इसने रिसाल ए उसज नाम की रचना की जिसको खत ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। इसकी अपनी जो आत्मकथा है वो तुजु के बाबरी है जिसको बाबरनामा कहा जाता है। बाबर ने खुद इसको अपने हाथों से लिखा है ना। तो अब बाबर की अपनी जो आत्मकथा है वो तुजु के बाबरी जिसको बाबरनामा कहा जाता है, और बाबर की एक अन्य रचना रिसाल ए उसज जिसको खत ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। देखिए बाबर को मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। बाबर मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता कौन है, तो वो है बाबर। देखिए बाबर ने अपने आत्मकथा बाबरनामा में उसने चार बाग प्रणाली के बारे में कुछ बताया है, लिखा है कि उसकी, देखिए इसने बनवाया तो नहीं चार बाग, है ना, लेकिन चार बाग के बारे में इसने जिक्र किया है कि इस तरह का कुछ होना चाहिए और मैं वहाँ पर ऐसे बनवाऊँगा, लेकिन वो बनवा नहीं पाता है, उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कहा जाता है कि चार बाग प्रणाली की शुरुआत तो इसने की, बनवाया तो नहीं, लेकिन इसने एक क्या है विचारधारा ले आकर के प्रस्तुत कर दी कि इस तरह से होना चाहिए। जैसे क्या है कि एक मकान हो, उसके चारों ओर क्या हो, एक तालाब हो और उसके आसपास में क्या हो, बाग बगीचे हो, यानी पेड़ पौधे लगे हों। तो इस तरह की कुछ विचारधारा इसकी थी। उसने ये प्रदर्शित अपनी पुस्तक, अपनी आत्मकथा में किया तो, लेकिन वो बनवा नहीं पाया। और आगे चल करके जब अकबर का शासनकाल आता है तो अकबर चार बाग बनवाने वाला पहला शासक है, लेकिन चार बाग प्रणाली की शुरुआत किसने की है, वो बाबर ने ही की है। और बाबर ने अपने शासनकाल में भूमि मापन के लिए गज ए बाबरी नामक एक पैमाने को विकसित करवाया था और इसी के द्वारा भूमि का मापन करके कर वसूली किया जाता था। तो ये इतने सारे पॉइंट थे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगले दिन आप लोगों से एक नए टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।